Okay, I welcome you all in this lecture series of uh, advanced mathematics, where we have already seen how vector spaces are formed, how the vector spaces, those vector spaces are formed, that whether they are linearly dependent or independent. We have solved already two questions about that. Now, to move ahead with the discussion, I am solving some more numericals about how the vectors are be linearly independent or not, they are linearly dependent or not, or we can say that कि the vectors are forming the basis of vector space. I have already discussed what is vector basis. So whether the vectors are forming, that vectors are the basis of vector space or not, we are going to see that, or we are already seen that properties of vector basis and linearly independent. But now we are going to solve some more numericals about that, some deeper numericals, which are more simpler. But for that you need two things before involving into the lecture. The first thing is that you must have the knowledge of matrices. जो भी अभी चीजें मैट्रिक्स की लगेगी वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बहुत जरूरी है, जैसे कि रैंक ऑफ एनी वेक्टर क्या होता है, या जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, एक बात तो ये। उसके बाद फिर मैट्रिक्स अपने आप में, जो मैट्रिक्स के एक एक कॉलम होते हैं वो अपने आप में क्या बोलते हैं, वेक्टर्स फॉर्म करते हैं। और फिर वो वेक्टर्स की रैंक कैसे निकाली जाए, या मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाए। जैसे कि रैंक की बात करूं तो रैंक क्या होता है मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि रैंक मतलब कितने नंबर ऑफ रोज, नॉन जीरो रोज प्रेजेंट है एक किसमें, एक आपके मैट्रिक्स में, वही होता है आपका रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो रैंक की चीज पता होनी चाहिए पहली, और दूसरी चीज कि वहां पर यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसके जो वेक्टर्स बनाए, मतलब जो कॉलम्स बनाए या जो वेक्टर्स बनाए हैं, वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा जो भी डिस्कशन है उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, पर आप थोड़ा सा अपने एंड पे देख लीजिएगा उस चीज को। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, आपके पास वापिस थ्री सेट ऑफ वेक्टर, जैसे कि वी1 वी2 वी3, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, वी1 वी2 वी3 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोल सकते हैं। दिख रहे होंगे थ्री वेक्टर है, अपन को ये वेक्टर बताना है लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अपन को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अपना कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन था। कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहली कि स्केलर वेक्टर एडिशन जीरो होना चाहिए, और यदि इंडिपेंडेंट है तो स्केलर फील्ड के जितने भी एलिमेंट है उनकी वैल्यू जीरो होना चाहिए, और डिपेंडेंट है तो एक भी कोई सा एलिमेंट, यदि स्केलर फील्ड का कोई सा भी एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आई, ये अपन देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट दिस आर वेक्टर। ठीक है, व्हाट वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, अपन ने a1 a2 a3 क्या मान लिया, बिलोंग्स टू आर बोले तो आपकी स्केलर फील्ड है ना। इतनी बात अपन ने देख ली थी, आर क्या है, आपकी स्केलर फील्ड है। तो यदि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, सबसे पहली चीज तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो फॉर्म कर ही रहा है, कर रहा है। ये बात तो सही है कि स्केलर वेक्टर एडिशन तो जीरो होना ही चाहिए, या लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो होना ही चाहिए, तब जाके डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात पिक्चर में आएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करा मैंने, A1 में अल्फा 1 का ऐड कर दिया, A2 में अल्फा 2 को ऐड कर दिया, और A3 में, और अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफिकेशन अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, मैं सिंप्लीफिकेशन बार बार यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो फोकट का लेक्चर एक्सटेंड होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई करा है तो आप लास्ट लेक्चर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अब मैं तो डायरेक्टली आ जाऊंगा अपने इक्वेशन के ऊपर। ये वाली इक्वेशन सबको दिख रही होगी कि मेरे में, हाँ, ये इक्वेशन सबको दिख रही होगी। कैसे कराए, कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन हुआ आई का आई में, जे का जे में, मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर 2a1 का a2 के साथ, और एडिशन करा -4a3, और वैसे ही ये a1 का एडिशन हुआ 5a2 से, और 5a2 का 7a3 से, और किसके बराबर कर दिए, ये जीरो। ये जीरो क्या है अपने आप में, 0,0,0। लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था मैंने, अपने आप में जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को थ्री डायमेंशन में शो करना हो तो जीरो आई, जीरो जे, जीरो के, और यदि इसको एक सेट के फॉर्म में दिखाना हो तो 0,0,0 दिखाते हैं, कल भी बताया थे। ठीक है, अब बात करते हैं। तो क्या करा मैंने, ये किससे मैं इक्वेट कर दूंगा, तो a1 प्लस 3a2 प्लस 3a3 जीरो हो जाएगी, 2a1 प्लस 2a2 माइनस 4a3 जीरो हो जाएगा, a1 प्लस 5a2 प्लस 7a3। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स के कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपने यदि लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा मैट्रिक्स के हेल्प से तो ऐसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई।
अब यहाँ पर जब भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाए और वहां पर अपन को लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स बना है इसका क्या निकालूंगा मैं, बेसिक डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट मेरे को लगता है आप लोगों को डिटर्मिनेंट आता होगा कि डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। ठीक है, मैं किसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो जो ये वेक्टर्स है, वेक्टर कौन से, ये अपने आप में एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो आपस में वेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स बन के कैसे आए हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से बन के आए हैं। ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन से बन के आए हैं। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या वेक्टर जो ऊपर जो अपन ने डिफाइन करें वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपने आप में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आए, इसका मतलब वो जो वेक्टर्स है अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। मैट्रिक्स में यही करते हैं, मैट्रिक्स में यदि मैट्रिक्स बन जाती है तो मैट्रिक्स में अपन यदि एक एक वेक्टर का बात करें, वहां पर भी पूछा जाता है कि ये वेक्टर जो फॉर्म कर रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, तो वहां पर ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट यदि इक्वल टू 0 आ गया तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो वेक्टर्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर। अब ये प्रॉपर्टीज पे सब खेल है मैट्रिक्स की, लेकिन ठीक है तुम इतना मत इन्वॉल्व हो, बस अपन अपने हाल फिलहाल अपने समझने के लिए इतना समझ लो कि जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, और नॉट इक्वल टू है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब अपन ने इसका, और मेरे को उम्मीद है कि आपको डिटरमिनेंट निकालते तो आता ही होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नहीं पता हो तो प्लीज अपना थोड़ा सा 11-12 के नॉलेज को या तो अपने बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज को थोड़ा सा ब्रशअप करिएगा, तो वहां से आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट डायरेक्टली निकाला हुआ है। ठीक है, मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं बताऊंगा, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और वो क्या आ गई, 0 आ गई। अभी बताया, जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है मतलब जो कॉम्बिनेशन बना है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर्स का, वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। वही इसी देर से मैं एक ही लाइन बोल रहा हूँ, जब भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन के उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं मैं, और यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं आपको नीचे पीडीएफ शेयर कर दूंगा न्यूमेरिकल्स की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेसिस वाले क्वेश्चन है, बेसिस वाला अपन ने नहीं देखा था। बेसिस का मतलब क्या था, मैं एक बार वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ। बेसिस का मतलब ये था, कोई से भी वेक्टर सेट का जो कॉम्बिनेशन है वो उस वेक्टर सब स्पेस से आया है, सब वेक्टर सब स्पेस से कोई सा कॉम्बिनेशन निकालते हैं अपन वेक्टर सेट का, वो जो कॉम्बिनेशन है वो सब प्रॉपर्टी जस्टिफाइड करेगा जो कि तुम्हारा वेक्टर स्पेस जस्टिफाइड कर रहा है। वेक्टर स्पेस कौन कौन सी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है, ये पहले लेक्चर में आप जाइएगा, वहां पर मैंने बताया है कि वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है तो कितनी सारी प्रॉपर्टी को वो जस्टिफाइड करता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज आप वहां से देखिएगा। अब बात आती है कि इसने क्वेश्चन क्या बोला है अपन को, लेट मी कम टू दिस अगेन। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट, जो ये वेक्टर से तीन वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, और तीन वेक्टर का कॉम्बिनेशन और तीन डायमेंशन में देख सकते हैं, तीन डायमेंशन है, हर किसी के डायमेंशन कितने हैं, तीन डायमेंशन। तो तीन डायमेंशन है, इसका मतलब क्या होगा, वो सबसे पहली बात वो V3 स्पेस का होगा, मतलब ऐसे वेक्टर स्पेस का कॉम्बिनेशन होगा जहां पर सब वेक्टर्स क्या होंगे, थ्री डायमेंशनल होंगे। ठीक है, और उसका बेसिस बना रहा है, और बेसिस बनाने के लिए दो कंडीशन जस्टिफाइड करनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि जो ये वेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा ये अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन अगेन A1 A2 A3 जितने भी स्केलर एलिमेंट्स उनकी वैल्यू 0 हो, और साथ ही साथ जो तुम्हारा स्केलर वेक्टर एडिशन है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात तो सही है। और उसके बाद यदि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाती है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो मैं बोल दूंगा ये जो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है अपने आप में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और तो और ये साथ में बेसिस भी फॉर्म कर रहा है। बेसिस फॉर्म करने की कंडीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना।
इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अपन को वापस लीनियरली इंडिपेंडेंट ही प्रूफ करना है। बेसिक जब भी आए तो समझ जाना कि अपन को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वापस डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के लिए सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी मेजर करते हैं, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री इक्वल टू जीरो। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्टली, वापस वैसे ही सबमिशन कर दिया जैसे अपन ने अभी तक करते आ रहे थे क्वेश्चन में, और उसको इक्वल टू जीरो के इक्वल प्रूफ रख दिया। ठीक है, अगेन ये एक अपने आप में कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई है, जैसे कि आप जानते ही हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा ही था। थोड़ा सा मूव कर दूं, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं तो यू गेट द, हाँ अब देखेंगे। ओके हाँ, अगेन दिस फॉर्म्स द मैट्रिक्स ओवर हियर, यू कैन सी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी बताया था जब भी मैट्रिक्स बनती है तो मैट्रिक्स बन जाएगी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा? जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इसका आप जब भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि नॉट इक्वल टू जीरो है। और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि आपकी पहली कंडीशन जो है बेसिस की वो तो जस्टिफाइड कर गई, वो जस्टिफाइड कर गई, वो जस्टिफाइड कर गई, मतलब ए वन ए टू ए थ्री अपने आप में जीरो हो गया, वो जीरो हो गया तो वेक्टर क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। और यदि लीनियरली कोई वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो अपने आप वो बेसिस बना लेता है। ये आप अपने दिमाग में बात बैठा के रख लीजिए। अब ये जो V3 और LS वाली बात है, इसको अभी हाल फिलहाल के मैं ओमिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि V3 इक्वल टू LS का मतलब क्या है। लेकिन यदि बेसिस प्रूव करना है, यदि अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर जाएंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ इट इज द बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। I hope it is very clear to you all. Next, move to one more question related to this, so you get the whole idea about this. नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट करें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि प्रूव दैट, फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल दिस, हाँ फ्रॉम द बैकग्राउंड, ओके लेट मी मूव दिस एनोटेशन स्क्रीन ओवर हियर। हाँ, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? बोला है ये थ्री वेक्टर्स हैं, उन्होंने बोला है बेसिस बना रहा है R3 का। R3 मतलब आपका कुछ नहीं है, वेक्टर स्पेस का थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और कुछ नहीं। R3 मतलब V3F है। अब अगेन V3F बेसिस बताना है तो अपन को वापस क्या बताना है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट की वही कंडीशन है जो अपन ने देखी, सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है डिट्टो। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने एंड पे करिएगा। देखिए आप अगेन वापस यहाँ पर आप आके देख सकते हैं ये चीज कि जो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स वही कॉम्बिनेशन बनाना लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। क्या कॉम्बिनेशन? पहले तो स्केलर वेक्टर एडिशन का समेशन जीरो करो, उसके बाद वहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालो। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो अपने आप लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? वो वेक्टर बेसिस भी बनाएगा। मतलब वो वेक्टर यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो अपने आप अपने ऐसा बोल सकते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हैं वो आर द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। हाँ, इसमें अगेन वही बात लिखी हुई है ये एलएस की। एलएस में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एलएस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वेयर यू गेट व्हाई एलएस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिस ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बस बेसिस का मतलब आपको एक चीज समझना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और बाकी लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं आपको। लीनियरली इंडिपेंडेंट थोड़ा सा मैट्रिक्स का पोर्शन लगेगा, प्लीज थोड़ा सा रैंक और डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम finishing this chapter over here. This is the end of linear transformation. Just one topic is left behind, that is your line space, line span, which we are going to linear span, sorry, which we are going to cover in the next lecture. And we are going to start with our error function or some Hermit's unit function, which is very new to you. So thank you very much. We hope you like this video. Okay, thank you very much.